हेलो, मेरा नाम है धैर्येंद्र सिंह और आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। फाइनल अकाउंट का ये है पार्ट 3। अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 पार्ट 2 तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो ये है कि सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस का कॉन्सेप्ट सीखना। तो आज की हम वीडियो में सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस का पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस क्वेश्चन के थ्रू, इस फाइनल क्वेश्चन के थ्रू, फाइनल अकाउंट्स का हम का क्वेश्चन है। ये स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है इसके अंदर। और आपको नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है इतनी सारी। तो सबसे पहले आपको पता है, जैसे कि आपको पता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले बनाते हैं हम। ये फॉर्मेट है पूरा का पूरा। 31 मार्च 2017 को बनेगा तो हमने लिख दिया पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसे कि आप जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले बनता है किसी भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या बनता है? पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। और ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ ऐसे आइटम्स है जो कि आती ही आती है, हर ट्रेडिंग अकाउंट में आपको देखने को मिलेगी। जैसे ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके बाद परचेज आता है, फिर उसके बाद सेल्स आती है, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब आते ही आते हैं। तो सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, फिर हम उसके आइटम को ढूंढेंगे कहाँ का है और फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमने सबसे पहले लिख लिया है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स। अब आपको पता है कि जब भी परचेज आता है तो परचेज के साथ आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है, वो होते हैं रिटर्न। तो हमने देखो परचेज के साथ हमने रिटर्न्स आउटवर्ड माइनस कर दिया। अब भले ही वो क्वेश्चन में दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, पर आपको माइनस करके दिखाना है। जिसमें क्या होता है कि आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये कभी छूटेगा नहीं रिटर्न का। फिर ऐसे सेल्स में भी हमने ऐसा कर दिया। रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं परचेज वाले को, जब हम रिटर्न देते हैं। और जब रिटर्न आती है तो इसलिए बोलते हैं इनवर्ड। तो ये देखते हैं कहाँ पर है हमारा ओपनिंग स्टॉक। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले ही मिल गया हमें। फिर परचेजेस भी मिल गई है। उसके बाद आपको रिटर्न देखने हैं कहाँ का लिखा हुआ है। सेल्स आपके सामने ये रही। रिटर्न देखना है। रिटर्न देखो आउटवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे 15,000 का रिटर्न आउटवर्ड है, पर हमें रिटर्न इनवर्ड कहीं पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा हमें। तो इन आइटम्स को सबसे पहले लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स एंड रिटर्न आउटवर्ड। तो देखो हमने यहाँ पर लिख दिया ओपनिंग स्टॉक 38,000 का, परचेजेस लिख रखी थी 12,60,000 की, फिर रिटर्न आउटवर्ड दे रखा था 15,000 का, ये हमने लिख दिया 12,45,000 पे यहाँ पर आ गया। सेल्स 15,40,000 की दे रखी थी। अब आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर सेल्स लिखी है, अब मैं रिटर्न इनवर्ड लिखूंगा ऐसा करके, रिटर्न इनवर्ड तो है ही नहीं और सीधा 15,40,000 बाहर लिख सकता हूँ। पर ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर सेल्स में कुछ और भी ऐड या माइनस हो सकता है, क्योंकि अब हमें देखना होगा इसकी एडजस्टमेंट। आपको हमेशा यहाँ पर एडजस्टमेंट जरूर देख लेनी चाहिए जब भी ट्रेडिंग अकाउंट भी चाहे बना रहे हो। तो एडजस्टमेंट सेल के दौरान भी हो सकती है। आपको एडजस्टमेंट ओपनिंग स्टॉक परचेजेस में बहुत कम देखने को मिलती है, पर सेल्स में एडजस्टमेंट हो सकती है, और वो है आपकी क्लोजिंग स्टॉक सबसे दे रखा है 50,000 का। अभी लिखने से पहले इसको सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ो पहले। सेकंड लिस्ट में क्या लिखी हुई है, जो कि ये कॉन्सेप्ट सब इंपॉर्टेंट है। गुड्स कॉस्टिंग 8,000 रुपए वर सेंड टू अ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। एक 8,000 के गुड्स थे जो कि हमने कस्टमर को भेजे सेल और रिटर्न बेसिस पे। वो उसका प्राइस हमने रखा 10,000 का। कब भेजे? वो 30 मार्च 2017 को भेजे हैं। और हैड बिन रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज एक्चुअल सेल्स। हमने उनको एक एक्चुअल सेल की तरह रिकॉर्ड कर दिया। एक 8,000 गुड्स है, सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचा। अब ये सेल और रिटर्न बेसिस क्या है, इसको समझते जरा। सेल और रिटर्न बेसिस देखो ध्यान से। सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब होता है कि या तो वो सेल हो सकती है हमारी, या फिर वो एक रिटर्न भी हो सकती है। सेल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। मतलब इसको एक और कहते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। इसको तो एक और भी कहते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। मतलब आपने एक सेल करी है, पर कस्टमर को आपने एक ऑप्शन दिया है कि आपको अगर प्रोडक्ट पसंद आता है, एक टाइम पीरियड दे दिया, एक आपको अगर प्रोडक्ट पसंद आता है तो हम फिर आपसे पैसे अकाउंट से काट लेंगे, फिर हम उसको सेल मान लेंगे। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो हम आपसे रिटर्न ले लेंगे। इसलिए बोलते हैं सेल और रिटर्न। या तो उस प्रोडक्ट की सेल हम रिकॉर्ड करेंगे या तो रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे। एक्चुअल में पता नहीं है कि वो सेल होगी या रिटर्न होगी, इसलिए इसका नाम दे रखा है सेल या फिर रिटर्न। दूसरा नाम क्या है? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। कि उसका अप्रूवल लेने के लिए पहले, जब तक प्रोडक्ट का अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक सेल नहीं होगी।
तो सेल अप्रूवल बेसिस पे है ये। जब तक अप्रूवल नहीं होगा तो सेल नहीं मानी जाएगी। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है कि हमने 8,000 की गुड्स 10,000 तक बेच रहे थे उसको, और लेकिन हमने एक्चुअल सेल मान लिया। पर क्या, मुझे एक चीज बताओ, क्या हमारे लिए वो एक्चुअल सेल्स है? हाँ या ना? नहीं, वो एक्चुअल सेल्स हमारी नहीं है। क्योंकि एक्चुअल सेल्स तब होती है जब उसका अप्रूवल हमें मिल जाए। जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा, जब तक वो कहेगा नहीं, तब तक वो सेल नहीं मान जाएगी। ज्यादातर ये सारा कुछ होता है ई कॉमर्स कंपनीज ऐसे बहुत सारी करती है। कभी कभार होता क्या है कि वो आपको एक ट्रायल पीरियड देती है। ऐसे कई सारे कोर्सेज में भी होता है कि आपको एक ट्रायल पीरियड दिया जाता है, ट्रायल, कि आप इस 10 दिन को यूज करके देखो, 30 दिन तक यूज करके देखो। ऐसा कई सारी कंपनीज ऐसे करती है। लिंक्डइन में भी ऐसे होता है, कई सारे कोर्सेज में ऐसे कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि आपका बैंक अकाउंट की डिटेल पहले ऐड करवा देते हैं आपसे, लेकिन ट्रायल देते हैं वो आपको फ्री, 30 दिन का ट्रायल। लेकिन बैंक अकाउंट डिटेल आपने पहले ही ऐड कर चुके हो, तो बाद में आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं जब आपको पसंद हो। अगर नहीं पसंद हो तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। ये चीज होती है इसके अंदर। तो ऐसे ही यहाँ पर सेल और रिटर्न में से ये कुछ ऐसे ही यहाँ पे हम भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी? फिर हमने इसको एक्चुअल सेल मान लिया, तो अब एंट्री क्या कर दी होगी हमने गलती से? क्या एंट्री कर दी होगी? हमने एंट्री ये कर दी होगी, सेल की एंट्री क्या होती है? कैश में सेल नहीं करा, क्योंकि अभी तक पैसा हमें मिला नहीं है। हमने 8,000 की गुड 10,000 में उसको बेच दिए थे, पर अभी पैसा क्या मिला है मुझे? नहीं, अभी तो भेजे है सिर्फ गुड्स हमने, और हमने गलती से उसको एक्चुअल सेल में रिकॉर्ड कर दिया। ये है पूरा गौरव क्वेश्चन। अभी तो सेल हमने करा ही नहीं है। सेल तो हम उसको मान नहीं सकते, क्योंकि उसका जब तक अप्रूवल नहीं आएगी तब तक पैसा भी नहीं आएगा ना हमारे पास। तो अभी तक हमने एक तरह का सेल कैसे रिकॉर्ड करी होगी? सेल की एंट्री कस्टमर का अकाउंट डेबिट करा होगा, एक डेटर मान लिया होगा हमने, उसको उधार में वाली एंट्री कर दी होगी, कस्टमर का अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये हमने करा होगा। तो हमने ये करा होगा और ये गलत कर दिया है, तो हमें इसको ठीक करना होगा। ये सबसे पहला ट्रीटमेंट है इसके अंदर। ठीक है। तो ये एंट्री कितने की करी होगी? हमने सेल कितने की है? 10,000 रुपए की है। 8,000 के गुड्स थे, उसको 10,000 में बेच रहे थे, तो उसकी एंट्री हमने क्या कर रहे होगे? 10,000 की हमने एक्चुअल में एंट्री कर रहे होगे। ठीक है। अब यहां पर तो बात समझ में आ रही है। इसका मतलब हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा, हमें इसकी एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा अगर मुझे इसकी ठीक करना है। हमें अब एडजस्टमेंट करनी है, तभी एडजस्टमेंट दे रखे हैं ना हमें। अब हमें ठीक करना है, तो क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे। जब उल्टा करेंगे, इसका मतलब हमारे सेल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एंट्री को उल्टा करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। गलत गलत कर दिया हमने एंट्री, अभी अभी करनी नहीं चाहिए थी। सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, मतलब ये कस्टमर क्या है? डेटर। यानी कि डेटर में से हमें कम करना है, और सेल भी कम करनी है, क्योंकि हमने सेल भी बढ़ा दी थी 10,000 से, और कस्टमर का अकाउंट भी बढ़ा दी 10,000 से। तो आपको सबसे पहले ये बात समझनी है कि जो मैंने यहाँ पर लिखा था, इसलिए लिखा था क्योंकि हमें सेल कम करनी पड़ेगी। जो हमने एक्चुअल में 10,000 की सेल इसके अंदर इंक्लूड करके लिखा होगा 15,40,000 में, वो गलत लिख दिया होगा। क्योंकि ये 30 मार्च को हमारा ये हमने करी थी होगी एंट्री, और 31 मार्च को फाइनल अकाउंट मारे। तो 30 मार्च को ये 10,000 की सेल इसके अंदर ऐड होगी होगी। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अब सोचो जरा कि अगर ये करता ये 1 अप्रैल को या 10 अप्रैल को, यानी कि अकाउंट बनने के बाद ये दे रखी होती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो ये एडजस्टमेंट हम करते ही ना, सेल में ये एंट्री होती है रिकॉर्ड पर। ये क्योंकि पहले हुई थी एंट्री, क्योंकि अब इसमें फिर अंदर रिकॉर्ड होगी होगी 10,000 की सेल, इसलिए माइनस कर रहा हूं मैं। तो लेस सेल ऑन अप्रूवल बेसिस हम यहाँ लिख देंगे कि हमने सेल अप्रूवल बेसिस में हमने इसकी सेल रिकॉर्ड कर दी थी गलती से। तो कितने की रिकॉर्ड कर दी? 10,000 रुपए की करी थी, तो हम 10,000 रुपीज माइनस कर देते हैं, तो आएगा 15,30,000 का। रिटर्न इनवर्ड हमें दे नहीं रखा था, तो कैंसिल कर देंगे। ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कि आपको पता है लिख रहे थे, तो क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट कितने का था? क्लोजिंग स्टॉक हमारा, क्लोजिंग स्टॉक हमारा ऊपर दे रखा था, ऊपर नींद एडजस्टमेंट में दे रखा होता था हमेशा 50,000 का। तो 50,000 क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं। लेकिन 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 क्लोजिंग स्टॉक को लिखने से पहले एक बार ध्यान रख लेना, जहां पर आपने अभी समझा कि सेल को हमने कम कर रहा है और डेटर में से कम करेंगे, लेकिन एक चीज पे एक और इफेक्ट पड़ गया। कौन सा इफेक्ट पड़ गया? देखो, जो आपने 8,000 के जो गुड्स थे अभी आपने भेजे हैं, उसको हमने सेल मान लिया था, वो गलत मान लिया था।
तो आपने ये तो एंट्री रिवर्स कर दी, यानी कि अब स्टॉक हमारा जो 8,000 का हमने कम कर दिया होगा वो बढ़ गया होगा। जो आपका स्टॉक एंड में जाके, सपोज करते हैं एंड में जाके आपका स्टॉक 18,000 का पड़ा था, ठीक है, तो इसका मतलब वो गलत पड़ा होगा, क्योंकि एक्चुअल में आपका स्टॉक पड़ा होना चाहिए था 8,000 ज्यादा, यानी कि 26,000 का। क्योंकि ये 8,000 की आपने गलती से सेल रिकॉर्ड कर दी, पर ये सेल नहीं थी। सेल कर दी ना आपने, ये 8,000 का गुड्स पड़ा होगा गोदाम के अंदर, उसको आपने बेच दिया और सेल रिकॉर्ड कर दी, पर एक्चुअल में ये आपने ऐड कर रहे हो, वापस ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये गलत कर देते सेल आपने रिकॉर्ड। तो इसका मतलब जो 8,000 का जो स्टॉक, यानी कि 8,000 रुपए का स्टॉक जो गोदाम में अब वापस ऐड करना पड़ेगा, वो है क्लोजिंग स्टॉक, उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, जो एंड में स्टॉक बचता है। वही तो स्टॉक है हमारा एंड में जो बचता है। ये 50,000 का स्टॉक एंड में जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा होगा, क्योंकि एक्चुअल में 8,000 प्लस करके लिखना चाहिए, क्योंकि हमने 8,000 की सेल कर दी थी इस गुड्स को उठा के, पर वो गलत कर दिया होगा, हमने गलत रिकॉर्ड कर दी होगी सेल। तो हमने क्या करेगा, इस 8,000 को इस क्लोजिंग स्टॉक में प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने गलती से इसके अंदर से वो माइनस कर दिया होगा। अब मैं 8,000 रुपए क्यों बोल रहा हूँ, 10,000 रुपए क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 10,000 रुपए सेल प्राइस है। गुड्स स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करा जाता है। कोई भी कोई भी एसेट हो, फिक्स्ड एसेट आपने देखे होंगे, कोई भी फिक्स एसेट कभी भी सेल प्राइस पे अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा जाता, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करा जाता है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर ऐड होता है 10,000 में, इसलिए 2,000 का हमने प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा होगा, वो 2,000 पे अलग से लिखा जाता है प्रॉफिट की तरह से। तो हमेशा गुड्स कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड कर जाते हैं, तो इसलिए 8,000 रुपए मुझे इसके अंदर प्लस करके दिखाने पड़ेंगे। तो हम इसको अंदर लिखेंगे 50,000 में और ऐड करेंगे यहाँ पर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। समझ आ रही है बात, ये आपको ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से समझना था। क्लोजिंग स्टॉक में फर्क डलेगा, बिकॉज हमने इसका स्टॉक ऐड करना भूल गए होगे, हमने गलती से इसमें से माइनस कर दिया होगा, 8,000 की गुड्स उठा के बेचने वाली एंट्री कर दी गलती से, पर वो गुड्स तो बिके ही नहीं है। तो गुड्स तो फिर हमारे ज्यादा रिकॉर्ड होने चाहिए ना, फिर 8,000 ज्यादा होने चाहिए थे। तो ये हो गए 58,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था, और गलती से हमने इसको 8,000 बेच के 50,000 रिकॉर्ड करा हुआ था। समझ आ रही बात अच्छे से। तो बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा, बैलेंस शीट में भी एकदम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। बैलेंस शीट देखो हमारे सामने बनी हुई है पहले से ही, बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट ऐसे होता है, ठीक है। एसेट लायबिलिटी 31/2/17 लिख दिया हमने। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेटर भी बनाता हूँ। वैसे तो कैश वगैरह रिकॉर्ड होगा पहले, आपको पता है, तो कैश भी चलो मैं लिख लेता हूँ फटाफट से। कैश तो देने रखा, बैंक दे रखा है, बैंक का बैलेंस क्रेडिट दे रखा है, देखो। कैश इन हैंड वैसे भी दे रखा है, जो 7,400 का, मैं लिख लेता हूँ जरा, कैश इन हैंड 7,400 का दे रखा है। तो यहाँ लिख लेते हैं कैश इन हैंड 7,400 का दे रखा है। और वो जो बैंक का बैलेंस है ना क्रेडिट साइड पे था, वो बेसिकली नेगेटिव बैलेंस है, क्योंकि बैंक एक एसेट होता है, बैंक का बैलेंस, एसेट का बैलेंस हमेशा ज्यादा डेबिट ही आता है, पर बैंक का बैलेंस यहाँ नेगेटिव दे रखा है, क्योंकि एसेट हमेशा डेबिट साइड से बढ़ता है, क्रेडिट साइड से कम होता है। तो ये जो बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड पे ले रखा है ना, ये नेगेटिव बैलेंस है, ये नेगेटिव बैलेंस है, इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। चलो इसके बारे में बात ही बात करेंगे। फिलहाल हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ऊपर डेटर दे रखा होगा आपके सामने, डेटर, सन्ड्री डेटर या बिल्स रिसीवेबल भी सन्ड्री डेटर ही होते हैं, पर दे रखो यहाँ पर, देखो सन्ड्री डेटर, ये रहे सन्ड्री डेटर है 1,31,500 के। ध्यान रखना बिल्स रिसीवेबल एक अलग होता है। बिल्स रिसीवेबल कहाँ से बनते हैं, सन्ड्री डेटर से ही बनते हैं, ठीक है। तो अगर सन्ड्री डेटर दे रखा हो तो आपको तभी रिकॉर्ड करना है। बिल्स रिसीवेबल में कस्टमर अकाउंट कभी नहीं आता, फिर फिर हम कस्टमर को बिल रिसीवेबल ही बोल देते हैं। बिल रिसीवेबल एक पूरी की पूरी चैप्टर है इसके ऊपर, ठीक है। वो पूरा का पूरा उसके अंदर है कि हम बिल रिसीवेबल ही उसका फिर हम अकाउंट बना देते हैं। और तो आपको ये समझना है, जब भी ऐसा आ जाए ना, तो कस्टमर अकाउंट जो है ये डेटर में ही आएगा, तो सन्डी डेटर से ही माइनस होगा। सन्डी डेटर 1,31,500 के दे रखे थे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सन्ड्री डेटर 1,31,500 के। यहाँ पर लेस कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया था गलती से हमने इसके ऐड कर दिया होगा, तो लेस करेंगे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कितने की सेल करी थी, बताओ फटाफट से। 10,000 की सेल करी थी, देखो ऊपर लिखा हुआ है। तो 10,000 की सेल हमने करी थी, उसको एंट्री को हमने रिवर्स कर दिया, यानी कि हमने गलती से हम माइनस कर रहे हैं, पहले गलत कर दिया था हमने, प्लस कर दिया था, तो 10,000 पे माइनस कर देंगे। लेकिन अभी बाहर ना लिखो, अभी बहुत सारी चीजें हो सकता है माइनस करनी पड़े, इसलिए मैं अंदर लिख रहा हूँ 1,31,500 का।
उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक भी आप लिखते हैं, मैं क्लोज थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पर आता है, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे आता है, क्योंकि अगर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होता है तो एडजस्टमेंट वाली चीज दो जगह पे आती है। क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट भी है, दूसरा जगह हम इसको इनकम के साइड भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट है 50,000 का, वो यहाँ पर लिखेंगे। पर आपको पता है यहाँ पर लिखूंगा, फिर वही ऐड करके यहाँ लिखूंगा ऐड सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, यहाँ पर ऐड सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, क्लोजिंग स्टॉक भी प्लस हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर ऐड करके दिखा रहा हूँ। आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये चीज करना बहुत जरूरी होती है। मैं इसको फाइनल अकाउंट्स की हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ ये चीज, कि कोई भी एडजस्टमेंट जो होती है उसका इफेक्ट दो जगह पे आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं कर पाएगी। देखो कैसे, आपने सेल में 10,000 माइनस करे, क्लोजिंग स्टॉक में 8,000 प्लस करे, यानी कि नेट इफेक्ट देखो तो -10,000 प्लस 8,000, मतलब माइनस का 2,000 पे इफेक्ट पड़ रहा है। अगर ये -2,000 का इफेक्ट आपने किसी और जगह पे नहीं दिखाया, यानी कि यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आ रहा है ना, तो डेबिट साइड पे भी आना चाहिए। अब वो चाहे एसेट साइड पे, ये सारा इफेक्ट जो है ना क्रेडिट साइड का, ये क्रेडिट साइड का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, -2,000 का लायबिलिटी साइड पड़ेगा। जब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा तो उसमें -2,000 का ये इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इस साइड एसेट साइड पे अगर नहीं दिखेगा इफेक्ट तो आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं कर पाएगी। तो इसलिए देखो आपने एसेट साइड पे भी इसको इफेक्ट दिखा दिया। डेटर क्योंकि यहाँ पर आने थे तो डेटर में देखो देखो 10,000 माइनस करे, 8,000 यहाँ पर भी प्लस कर दिए, और यहाँ पर भी -2,000 का इफेक्ट दिख रहा है। इसलिए आपकी बैलेंस शीट कभी भी इक्वल, हमेशा इक्वल आती है, कभी भी अनइक्वल नहीं आती। तो ऐसे समझोगे चीजों को तो कभी गलती नहीं होगी आपसे, बैलेंस शीट हमेशा इक्वल आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कि आपको पता चला होगा सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस होता क्या है एक्सेल में। और फिर जैसे कि आपने देखा कि कस्टमर अकाउंट, फिर हमने चोरी आपका जो रिवर्स एंट्री करी तो सेल अकाउंट में इसलिए माइनस करना पड़ा, और डेटर में से माइनस करना पड़ा। दूसरा इफेक्ट आपको क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना पड़ा। क्लोजिंग स्टॉक में इसलिए दिखाया है क्योंकि जो आपने 8,000 गुड्स बेचे हैं, सेंट करे है ना आपने, तो आपने गुड्स अपने निकाल के गोदाम से सेंड कर दिए, पर एक्चुअल में वो आप क्लोजिंग स्टॉक को कम नहीं करोगे, क्योंकि आप उसको अपनी सेल मानी नहीं है। वो वापस आ सकते हैं, इसलिए उसको सेल नहीं मानोगे, इसलिए हमने वापस इसको प्लस कर दिए। जब तक वो सेल नहीं होगी तब तक आप उसको ऐसा नहीं कर सकते क्लोजिंग स्टॉक को 8,000 माइनस कर दो। ठीक है, एक और बात है मैं बताना चाहता हूँ क्लोजिंग सेल्स और अप्रूवल के बेसिस के बारे में। हम बेसिकली क्या करते हैं, जब ये एडजस्टमेंट जैसे दे रखा है, अगर ये गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस साल की कोई बीच में दे रखा होता है, या आपने स्टार्टिंग में कहीं पे गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस कर दिया, तो हम बेसिकली उसको सेल ही मान के चलते हैं। मतलब एंट्री हम क्या करते हैं, सेल की ही करते हैं। ये आपको बताना चाहता हूँ मैं, स्टार्टिंग में आपको नहीं बताया क्योंकि फिर आप वरना दिक्कत आ जाती है। ये स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, इसको स्टार्टिंग से सेल ही मान के चलते हैं, क्योंकि एक तरह की हमने सेल ही करी है। हमें हमने उनसे बैंक अकाउंट डिटेल भी ली, सब कुछ ले लिया, हमसे पैसे उसके काट जाएंगे, हम यही मान के चलते हैं कि सेल हो गई है, तो हम एंट्री बेसिकली यही करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रखा होता है और उस समय कोई एंट्री इसकी, मतलब ये हमारा अभी तक कोई अप्रूवल बची हुई होती है किसी गुड्स की, तो फिर उसको हम सेल नहीं मान पाएंगे, क्योंकि अभी हमारा इसका मतलब अभी पेंडिंग है। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि अगर 31 मार्च तक जो भी है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस हमने भेजे हुए हैं, अगर वो अप्रूव नहीं होते हैं, ठीक है, जब तक अप्रूव नहीं होते हैं या हो जाते हैं, तब तक उसको हम एक सेल ही मान के चलेंगे। लेकिन अगर 31 मार्च आ गई है और कुछ अप्रूवल के लिए पेंडिंग पड़े हुए, अप्रूवल अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तब हम उसको सेल नहीं मान सकते, क्योंकि वो एक्चुअल में सेल हुई नहीं थी अभी। लेकिन हम 31 मार्च तक का टाइम दे के चलते हैं कि भाई 31 मार्च तक का अगर अप्रूवल जितने भी है बाकी पेंडिंग एप्लीकेशन हो जाएगी, हम ये मान के चलते हैं। लेकिन अगर नहीं होती है तो भाई इसको सेल मान नहीं सकते। तो इस तरीके से सोच से चलते हैं कि एक्चुअल में हम जो भी बीच में सेल, जो भी अप्रूवल बेसिस पर हम भेजेंगे उसको सेल ही मान के चलेंगे, क्योंकि हम सोच के चलते हैं कि भाई हो जाएगा अप्रूव, नहीं हुआ तो कैंसिल कर देंगे, नहीं हुआ तो एंट्री रिवर्स कर देंगे। लेकिन अगर अब 31 मार्च आ चुका है, 31 मार्च आ चुका है, अब तो भाई कैंसिल करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अभी अभी तो आपकी एक्चुअल में नहीं हुई सेल वो एक्चुअल में। लेकिन हमने सोच के चला था कि 31 मार्च तक अगर अप्रूवल आ जाएगा, आया नहीं कोई बात नहीं, तो उसको अब कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक्चुअल में सेल नहीं थी। तो एक्चुअल में सेल्स अगर नहीं भी होती है तब भी हम उसको एंट्री करनी पड़ती है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। अगर एक्चुअल में सेल नहीं भी होती है ना, तब भी उसको एंट्री ये करनी पड़ती है। नहीं होती तो रिवर्स कर देंगे, अगर अप्रूवल रिजेक्ट हो जाता है तो रिवर्स कर देंगे। और अगर 31 मार्च आ जाता है
फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, तो अब उसका हमारा कोई, क्योंकि हम अकाउंटिंग बिल्कुल सही दिखाना दिखाना चाहते हैं, सेल बिल्कुल सही दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्चुअल में, फिर एक्चुअल में उसकी क्या हमारी एंट्री हुई थी, एक्चुअल में हमारा सेल नहीं हुई थी, तो हमें इसलिए इसको रिवर्स करना पड़ा। और जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है ना, वो भी आपको होती है। वो बेसिकली ये होती है, ये चीज मैं आपको बता रहा था ना, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। जो क्लोजिंग स्टॉक है, जब हम उसको प्लस कर रहे हैं ना, उसकी एंट्री करनी पड़ती है। किसी भी चीज को अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कर रहे हो, तो इसकी भी एंट्री होती है। ऐसे नहीं प्लस करते बिना बात के, एंट्री करते हैं पहले, उसके बाद प्लस होता है। एडजस्टमेंट एंट्री इसकी भी करनी पड़ती है क्लोजिंग स्टॉक में। तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा है ना सीधा, बिल्कुल, तो इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में भेज रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक का नाम क्यों नहीं ले रहा मैं अब? ये भी बहुत बड़ा चीन है। क्लोजिंग स्टॉक का मैं नाम क्यों नहीं ले रहा? एक्चुअली में क्लोजिंग स्टॉक तो हम एक नाम के उसमें ऐड कर रहे हैं, पर एक्चुअली में क्लोजिंग स्टॉक की, क्योंकि हमारी एंट्री ऐसी होती है, क्लोजिंग स्टॉक का हमारी पहले एंट्री होती है। वो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। क्लोजिंग स्टॉक की सबसे पहले हमारी एंट्री होती थी ये वाली, कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। समझ रहे हो बात को? ये एंट्री होती है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्रिएट हुआ है और ट्रेडिंग अकाउंट में उसको भेज दिया गया। अब बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट हो चुका है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, तो वो अब ट्रेडिंग अकाउंट में पहुंच चुका है। अब उसका नाम ट्रेडिंग अकाउंट ही है, समझ लो बस आप। इसलिए अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में प्लस हो करके हम दिखा रहे हैं, ये सेकंड एंट्री होगी। पहले ये एंट्री हुई होती है क्लोजिंग स्टॉक की, जब आता है तो ये एंट्री होती है। जब क्लोजिंग स्टॉक पे प्लस हो रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट ही नाम देंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उसका कोई आपका लेजर नहीं बना हुआ क्लोजिंग स्टॉक का। समझ रहे हो बात को? इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों नहीं आता है, और उसके बारे में आपको सब कुछ समझ में आएगा। वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअल में कोई लेजर नहीं बना हुआ, तो आपका बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक में नहीं जाएगा, उसका नाम हम ट्रेडिंग अकाउंट ही कर दिया है। क्लोजिंग स्टॉक तो हमने बस एक एंट्री क्रिएट करी है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में भेज दिया है बस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में उसको चला गया है, उसका कोई लेजर नहीं खुला हुआ। तो गुड्स सेंट और अप्रूवल बेसिस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट हम करेंगे, क्योंकि उसका अकाउंट हमने खत्म खत्म कह सकते हैं, मतलब उसका अकाउंट ही हमने ट्रेडिंग अकाउंट का अंदर भेज चुके हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट इसका नाम है, इसलिए उसको ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर लिख रहे हैं। समझ गए? सो ये चीज होती है हमारी। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो का पर्पस था सिर्फ इसी को समझाना, ना कि आपको पूरा क्वेश्चन करवाना। और ये वीडियो का पर्पस था। अगर आप देखना चाहते हैं ऐसी वीडियोस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कर बताना कैसी लगी। मिलते हैं। थैंक यू सो मच।